हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन लाइनर सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। ऑलरेडी मैंने आपको 20 पेज तक कंप्लीट करा दिए। आज हम देखेंगे उसके आगे के पेजेस को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और अगर आपने बाकी के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सभी वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे पहला है कि आकस्मिकता निधि जो है वो किस अनुच्छेद में, तो 267 अनुच्छेद में आपको देखने को मिलेगा। किसने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था। ध्यान दीजिए, इनसे जुड़ी दो चीज़ें, जैसे कि 1931 में इनको नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी और 1954 में भारत रत्न से भी नवाजा इनको गया है। भारतीय संविधान में राज्यों का एक संघ की अवधारणा किससे ग्रहित है? तो ब्रिटिश उत्तर अमेरिकी अधिनियम से ये ग्रहित किया गया था। लोकसभा की बैठक का गठन के लिए कोरम कितने होने चाहिए? तो लोकसभा के बैठक के लिए जो कोरम होना चाहिए 10वां हिस्सा होना चाहिए। सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, या फिर हम कह सकते हैं कि 55 सदस्य होने चाहिए, क्योंकि 550 के 1/10 55 सदस्य होने चाहिए। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया था? 2008 के अंतर्गत पारित किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो अंतर्राज्य परिषद की स्थापना सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में इसका गठन किया गया था। और अनुच्छेद की बात करें तो 263 अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्य परिषद की स्थापना, इसका संबंध मतलब 263 अनुच्छेद के अंतर्गत है। सरकारी आयोग का गठन की बात करें तो 1983 में इसका गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत एक अर्धसंघीय राज्य है, ये किसने कहा था? भारत एक अर्धसंघीय राज्य, ये कहा गया था केसी वेयर के द्वारा। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी राज्य के नीतिशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो किस अनुच्छेद में है? तो 43 के फर्स्ट के साथ, 43 के ए कह सकते हैं। किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो के रूप में जानते हैं? किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो के रूप में जाना जाता है? तो मर्कडेश्वर जो मंदिर है महाराष्ट्र में, इसे हम लोग विदर्भ का खजुराहो के रूप में जानते हैं। मगधेचु विद्युत संयंत्र किस देश में पड़ता है? मगधेचु विद्युत संयंत्र भूटान के अंतर्गत आता है, भूटान के अंतर्गत। दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य कौन बना है? दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य बना है सिक्किम, और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप हो जाता है। 2016 में इसको घोषित किया गया था। किस क्षेत्र में दुर्लभ उपलब्धि के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है? ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पे 3 प्रश्न मैं आपको बताता हूँ जो कि हमेशा पूछा जाता है, और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी, ताजिकिस्तान की राजधानी, किर्गिस्तान की राजधानी, तीनों कन्फ्यूज़ भी करता है, तो अच्छे से याद रखिए। उज्बेकिस्तान ताशकंद होता है, यानी अगर आप उबने लगे तो फिर ताश खेलना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि गाँव में क्या होता है, बुजुर्ग लोग आज भी आपको देखने को मिलता होगा कि जब वो दोपहर में बोर होते हैं तो ग्रुप मिल करके ताश खेलते हैं, यानी उबने लगो तो ताश खेलते हैं। ठीक है, उबाऊ, इस तरह से उबाऊ यानी उज्बेकिस्तान, उब ताश। ठीक है, दोनों आप याद रहेगा तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखो यहाँ से अब ताजिकिस्तान दुशानबे, यानी ताज़ा, दुशानबे से दूध, ताज़ा दूध, क्लियर। और किर्गिस्तान मतलब किंग, किर्गिस्तान से आप किंग समझ लो। और बिस्केक, यानी किंग लोगों का जब बर्थडे होगा, यानी किंग राजा का बर्थडे होगा तो 20 केक, 1-2 केक नहीं 20 केक कटेंगे। तो किंग, किर्गिस्तान से किंग और बिस्केक। ठीक है, अब आप नहीं भूलेंगे, आई होप कि ये चीज़ याद हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ होता है, धूपगढ़। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका एक अच्छा उदाहरण है? तो सरोवरी मैदान का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। किस प्राकृतिक क्षेत्र को बड़े खेलों की भूमि के रूप में जानते हैं? किस प्राकृतिक क्षेत्र को बड़े खेलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को, उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को। जजाऊ का युद्ध कब हुआ? 12 जून 1707, 12 जून 1707। तबकात नासरी के लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज, इंपॉर्टेंट है। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है? ज़ियाउद्दीन बर्नी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुगलकनामा तो पूछा ही जाता रहता है, अमीर खुसरो, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न कि भारतीय नौसेना अधिनियम कब बना? तो 1957 में, 1957 में। किस वर्ष में लेखा परीक्षक को अंकेक्षण और
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से अलग कर दिया गया और केवल सरकारी खातों का लेखा परीक्षण करने की तक ही सीमित रखा गया। तो 1976। और जो बंधुआ मजदूर अधिनियम आया था वो भी 1976 में ही आया था। ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस टाइप की सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि कांस्य सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाली धातु उस वक्त थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है। और इस वक्त भगवान पशुपति की पूजा काफ़ी ज़ोरों शोरों से की जाती थी। टीन और कीमती पत्थरों को आयात किया जाता था ईरान और अफगानिस्तान से। सोना का आयात कर्नाटक से, तांबा का आयात राजस्थान और ओमान से किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता शब्द जो है इसका उपयोग करने वाले पहले शोधकर्ता के रूप में जॉन मार्शल को जानते हैं। जॉन मार्शल। कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम आता है, समय आता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो बंदरगाह शहर है वो कौन कौन से हैं? तो जनरली आप जानते हैं जैसे कि सुत कांगडोर और लोथल, लेकिन इसके अलावा भी याद रखिए सुत कांगडोर पाकिस्तान में पड़ता है, बालाकोट पाकिस्तान में पड़ता है, लोथल गुजरात में, अलाहदीनो जो है ये भी पाकिस्तान के अंतर्गत है, और कुंतसी एक याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, गुजरात के राजकोट जनपद में पड़ता है। यानी भारत के अंतर्गत एक तो आपका लोथल और कुंतसी दोनों याद रखिए, दोनों गुजरात के अंतर्गत आता है। मिशन कुशल कर्मी का शुभारंभ मनीष सिसोदिया के द्वारा कराया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई? 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को। गृह मंत्रालय के अधीन विभाग कौन कौन से आते हैं? तो गृह विभाग, सीमा प्रबंधन, राज्यों के विभाग, आंतरिक सुरक्षा विभाग, राज्य भाषा विभाग, जम्मू और कश्मीर के मामलों का विभाग, ये सभी गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले कुछ प्रमुख विभाग हैं। नेक्स्ट आता है रक्षा उत्पादन किस मंत्रालय के अधीन है? तो रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय कह सकते हैं। भारत की बाहरी सुरक्षा ये करता है। ठीक है। रासलीला, मयूर नृत्य और ख्याल नृत्य का संबंध किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश। तीसरा एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो तीसरा एंग्लो बर्मा युद्ध 1886 के अंतर्गत, प्रथम 1824 से 26, दूसरा 5 अप्रैल 1852 को, और तीसरा 1886 में। भानुमथैया का निधन 91 वर्ष की आयु में अक्टूबर 2020 में हुआ। और ये फेमस क्यों थे? आपको पता है कि पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको ऑस्कर मिला था फिल्म गांधी के लिए, जिन्होंने रिचर्ड एटनबरो के द्वारा ये मतलब कि निर्देशित था। गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? जोनाथन स्विफ्ट। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो हैंडलूम उद्योग, हथकरघा उद्योग, जो कि 7 अगस्त को मनाते हैं हम लोग हथकरघा दिवस। कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है हैंडलूम उद्योग को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कि ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ईरान का राष्ट्रीय खेल फ्री स्टाइल कुश्ती। नेक्स्ट पेज नंबर 23। रोमन साम्राज्य का हृदय किसको मानते हैं? तो भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता है। 1833 चार्टर अधिनियम कब पारित किया गया? तो 28 अगस्त 1833 को ये पारित हुआ। इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अब आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी चीज़ पूछी जाती है वो डेट के साथ पूछा जाता है। तो जितने भी चीज़ें आप पढ़ें उनको डेट के साथ याद रखने की कोशिश करें। और 1833 की सबसे खास बात तो आपको पता ही है कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम को बदल करके भारत के गवर्नर जनरल कर दिया गया था। ठीक है। ड्यूस शब्द की बात करें तो इसका संबंध किस खेल से? एक तो टेनिस, दूसरा बैडमिंटन। ठीक है। ड्यूस शब्द टेनिस और बैडमिंटन। केप ऑफ गुड होप पड़ता है अफ्रीका में। केप ऑफ गुड होप अफ्रीका में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की गई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। मानगढ़ आंदोलन का संबंध जो कि कहाँ से? तो देखिए इससे जुड़ी 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो 17 नवंबर 1913 की घटना है। गुजरात राजस्थान की सीमा पर ये मानगढ़ पड़ता है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की बात मतलब कि राजस्थान में तो ये इस जिले के अंतर्गत आएगा। इसे हम लोग आदिवासी जलियांवाला के नाम से भी जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो 1919 में हुआ था, लेकिन अगर आप इसको बात करें मानगढ़ आंदोलन तो इसे हम लोग आदिवासी जलियांवाला के नाम से जानते हैं, जो कि 1913 की घटना है। ठीक है। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो पद्म संभव इनका नाम है। पद्म संभव तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। योगाकारा संप्रदाय के संस्थापक किसको माना जाता है? योगकारा संप्रदाय के संस्थापक असंग को मानते हैं, जो कि एक बौद्ध दार्शनिक थे।
बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में भगवान के बिना धर्म के रूप में परिभाषित करता है, यानी कर्म भगवान की जगह लेता है। तो कर्म भगवान की जगह लेता है हीनयान। ठीक है, हीनयान जो है बौद्धों ने पाली भाषा का प्रयोग किया। हीनयान में बौद्धों ने पाली भाषा का प्रयोग किया और महायान को महाचक्र के रूप में भी जानते हैं। महायान को महाचक्र के रूप में भी जानते हैं। ईरान के बारे में कुछ चीज़ें दी गई, जैसे पश्चिमी एशिया का एक देश है, इसकी सीमा पश्चिम में इराक और तुर्की से लगता है, उत्तर पश्चिम में अजरबैजान और आर्मेनिया से लगता है। और ये ईरान जो है अपनी सीमा कैस्पियन सागर से भी साझा करता है। वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो वित्त आयोग एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसकी चर्चा अनुच्छेद 280 में की जाती है। प्रत्येक 5 वर्षों पर राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें 4 सदस्य 1 अध्यक्ष होते हैं। ये सब चीज़ आपको पता होगा। 14वें वित्त आयोग की बात करें तो 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे नंद किशोर सिंह, जिनको एन.के. सिंह के नाम से जानते हैं। और हाल ही में करंट में 2023 की बात करें, जो कि आपका ये दिसंबर 2023 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की घोषणा की गई, जो कि अरविंद पनगड़िया रहेंगे। ठीक है, भारत के प्रथम वित्त आयोग की बात करें तो के.सी. नियोगी थे और वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। भारत में दलविहीन लोकतंत्र की परिकल्पना जयप्रकाश नारायण को दिया जाता है और जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से नवाजा गया था 1999 में। कब? 1999 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि 1232 में ग्वालियर अभियान के बाद विजय की स्मृति में एक स्मरणीय सिक्का जारी किया गया था। इस पर इल्तुतमिश के साथ और किसका नाम उत्कीर्ण था? तो इल्तुतमिश के साथ उसकी पुत्री रजिया सुल्तान का नाम उत्कीर्ण कराया गया था। अब अगला प्रश्न है कि नील नदी का अधिकांश भाग किस देश में आता है? तो नील नदी का अधिकांश भाग मिस्र के अंतर्गत आता है। और नील नदी की सहायक नदियों की बात करें तो 2 सहायक नदियाँ हैं। एक तो आपका वाइट नील के नाम से जानते हैं और एक होता है आपका ब्लू नील। वाइट नील जो नदी है वो विक्टोरिया झील से निकलती है, ब्लू नील जो है वो इथोपिया से निकलता है। और मिस्र को नील नदी की देन के रूप में भी हम जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने 3 पेजेस कवर किया और 23 पेजेस तक कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।